हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका हमारी आज की इस क्लास में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एकदम धुआंधार वीडियो, जिसमें आप एक ही वीडियो में पूरा का पूरा 18th सेंचुरी का जो लिटरेचर है वो रिवाइज होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो बदल दे आपकी दुनिया। देखिए ये रहे आपके स्क्रीन पर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। ये तो शुरू करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो साथ साथ में भी देते रहिएगा। देखिए आप यह देख रहे हैं, द एपिथेट ऑगस्टन वाज फर्स्ट अप्लाइड टू ड्रेडन बाय। प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे कि जो ऑगस्टन टर्म है वो बेसिकली किसने दिया है और किसको दिया है। तो जब प्रश्न ये आ जाए कि भाई हु अप्लाइड ऑगस्टन टर्म टू ड्रेडन, तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर जॉनसन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, whom डॉक्टर जॉनसन फॉर द फर्स्ट टाइम अप्लाइड द टर्म ऑगस्टन। तो हमारा आंसर हो जाएगा वहां पर जॉन ड्रेडन। दोनों आंसर याद रखने हैं। द 18th century in English literature is also called as the age of reason. Why? Because during this age we have seen the lot of focus was given on the intellectual, right? There was a lot of pressure on the abstract philosophy, and every person was just paying attention to the analytical things and the rationalization, right? And that's why this age has been given the term the age of reason. यहाँ शुरू करते हैं। The term Augustine was first applied to a school of poets by. The question is asking for the first time the Augustine term was applied by. तो आंसर हो जाएगा हमारा D.R. जॉनसन। यानी कि अगस्टन जो टर्म है वो पहली बार स्कूल ऑफ पोएट्स के लिए अप्लाई किया था। किसने? जॉनसन ने। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया जी हु कॉल द 18th सेंचुरी आर एडमायरेबल एंड इंडिस्पेंसिबल 18th सेंचुरी, किसने बोला है? तो आंसर हो जाएगा इट वॉज मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला है who called the 18th century as the age of prose and reason, तभी हमारा आंसर हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड। अगला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, इसमें हम कोई स्पेसिफिक जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ड्रेडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री एंड ब्रेक एंड लेफ्ट इट मार्वेल, हु मेड दिस रिमार्क। तो आंसर हो जाएगा ये भी किसके द्वारा बोला गया है? D.R. जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अब अगला स्टेटमेंट आता है कि इफ द पोप बी नॉट अ पोएट वेयर इज पोएट्री टू बी फाउंड। अगर पोप ही नहीं होते तो फिर पोएट्री कहाँ होती? ये किस महोदय जी ने बोला है? तब भी आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। देखिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जॉनसन एक बहुत बड़े क्रिटिक भी रहे हैं। उन्होंने मोस्टली बहुत सारे वर्क्स पर क्रिटिसिज्म लिखा है। अब यहाँ तक कि आप देखेंगे जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट हो चाहे कुछ भी, उसके ऊपर भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। आगे देखते हैं, द न्यू क्लासिकल एज इन इंग्लिश लिटरेचर फॉलोज द मैथ मॉडल्स ऑफ रोमन लिटरेचर। रोमन लिटरेचर का मतलब लैटिन, याद रखना, रोमन लिटरेचर मतलब लैटिन। ठीक है, लैटिन को। इन द लाइफ ऑफ विच पोएट डॉक्टर जॉनसन अप्लाइड द टर्म मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि डॉक्टर जॉनसन ने एक वर्क लिखा है लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट पोएट्स। ठीक है, उसमें इन्होंने किसकी बायोग्राफी पर मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स टर्म दिया है? नहीं, उस दिन मैं जब आपको पढ़ा था 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल पोएट, वहाँ भी बताया था मैंने अब्राहम काउले। क्या आंसर होगा आपका? अब्राहम काउले। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर है बात? चलिए आगे आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर जेम्स सेकेंड असेंडेड द थ्रोन आफ्टर। जेम्स सेकेंड किसके बाद आता है? किसके बाद? चार्ल्स फर्स्ट के बाद। अच्छा क्वेश्चन बताइए, जेम्स सेकेंड की डेथ कब होती है? इन विच ईयर जेम्स सेकेंड डाइड? नहीं पता? अच्छा ये बताओ, अच्छा ये कब भाग जाता है फ्रांस, ये बताओ। कैसे 49?
जेम्स सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, जेम्स सेकेंड की। जेम्स सेकेंड थ्रोन पर कब आता है? 1685 में, और 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है। तो चलो ठीक, याद रखा करो। आगे है हु स्टार्टेड द टाटलर, किसने स्टार्ट किया टाटलर को? कब किया था? 1709 में, ठीक है। आगे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाएंगे कि आई शैल एंडेवर टू एनलाइटन मोरालिटी विद वेट एंड टू टेम्पर वेट विद मोरालिटी। मतलब ये हु मेड हिज एंडेवर, इनके कहने का मतलब है कि मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि भाई मोरालिटी को एनलाइट करने का अपने विट के द्वारा। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो आंसर हो जाएगा जोसेफ एडिशन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये प्रश्न पूछा जा चुके हैं, ये सब वही प्रश्न है जो यूजीसी नेट या फिर किसी एग्जाम में आए हैं, इसीलिए इसको यहाँ भी देखिए, बाद में दोबारा फिर रिवाइज कीजिए। देखिए लिखा रेफरिंग टू वन ऑफ हिज नॉवेल्स जोनाथन स्विफ्ट सेड। अब ये जोनाथन स्विफ्ट का स्टेटमेंट है, इन्होंने किसी अपने एक नॉवेल में ये बोला है, उसके लिए बोला है। तो कहते हैं गुड गुड व्हाट अ जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। मतलब ये किस बुक के लिए बोला जोनाथन स्विफ्ट ने? कि एक जीनियस जो है किताब इन्होंने लिखी है लगभग। तो किस वर्क के बारे में बात कर रहे हैं? तो आंसर हो जाएगा अ टेल ऑफ टॉम, ठीक है। अगला है इन अ लेटर टू पोप स्विफ्ट रोट। अब ये ध्यान देना, ये लेटर लिखा है किसने? स्विफ्ट ने। किसको लिखा है? पोप को। और उसमें कहते हैं कि आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, ठीक है। अब इसमें आपको, ये बहुत फेमस वर्क है गुलिवर ट्रेवल्स, आपने वर्क देखा होगा गुलिवर ट्रेवल्स, उसमें स्विफ्ट जी ने ये लाइन लिखी थी कि आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, ठीक है। और ये बात किसको बोली थी? पोप को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये याद रखना यहाँ पर, हेट और डिटेस्ट, ये दो टर्म बस पकड़ में आ जाएगा, ठीक। स्विफ्ट आगे लिखते हैं, कहते हैं अ यंग हेल्दी चाइल्ड वेल नर्स्ड is at year old a most delicious, nourishing and a wholesome of food, whether stewed, roasted, baked or boiled. Where does he make this observation? तो यहाँ पर इनका वर्क है मोडेस्ट प्रपोजल। तो वैसे ये लाइन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट में नहीं आएगी, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जोनाथन स्विफ्ट का एक वर्क है जिसका नाम है अ मोडेस्ट प्रपोजल, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसे याद रखेंगे, मोडेस्ट प्रपोजल। चलिए, अब ये लाइन आपको बतानी है। यहाँ आप देख रहे होंगे लिखा हु सेड द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। ये किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पोप का है। ये लाइन हमेशा अक्सर कर पूछ ली जाती है, तो ये याद रखनी है। अब ये वही बात हुई ना, मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पहुँचते हैं न्यू क्लासिकल एज में, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर वॉज टोटली चेंज। अब जो नेचर है वो ह्यूमन नेचर से बात कर रहे हैं, मतलब अब वो वाला नेचुरल वाला नेचर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसी लाइन में पता लगता है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। अगर आप एक इंसान के बारे में सही से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी आप एक मैन हैं, अन्यथा नहीं। अब देखिए, इलियड एंड ओडिसी वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दे लो। ये वर्क प्रश्न आ जाता, कभी पूछ लिया जाए कि इलियड एंड ओडिसी ये दो वर्क किसने ट्रांसलेट किए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। याद रखना ये, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये भी प्रश्न आ जाए कि विच इज़ द न्यू क्लासिकल राइटर हु ट्रांसलेटेड इलियड एंड ओडिसी इनटू इंग्लिश, तब भी आंसर हो जाएगा पोप। या इलियड एंड ओडिसी और ट्रांसलेटेड बाई आ जाए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, चाहे राइटर को पुट करके या वर्क के एग्जाम्पल को पुट करके, तब भी आंसर हमारा रहेगा पोप ही। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द पोपिस प्लॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको वहाँ बताया था पॉलिटिकल सटायर, रेस्टोरेशन एरा में जॉन ड्रेडन का वर्क है अब्सोलम एंड एक्टोफल, ठीक है। ये पॉलिटिकल सटायर में आता है और इसमें पोपिस प्लॉट की बात की गई है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको जानेंगे, ठीक है। तो पोपिस प्लॉट किस में आता है, किस वर्क में आता है, बस इतना ध्यान रखना है। किस में आता है? एब्सोलम एंड एक्टोफल में। आगे हु रोट ट्रू विट इज व्हाट ऑफन वाज थॉट
बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। बट ट्रू विट इज़ वॉट ऑफन वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ये लाइन भी किसकी है? उसकी है। ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ वही है, बस बस बस, बस खत्म कहानी। क्योंकि वहाँ आप देख रहे थे ना कि दो कम्युनिटी थी, दो पार्टी थी। एक तो चार्ल्स के सपोर्टर वाले थे, और उस टाइम पर आप देख रहे हैं कि भाई चर्च वगैरह तो उस टाइम से चल ही रहा था, है कि नहीं? एंग्लिकन चर्च वगैरह आ गया था, तो वहीं बना हुआ है। आगे देखेंगे। आइए, थॉमस रैमर का नाम बताओ पहले मुझे। थॉमस रैमर ने एक टर्म दिया, उसका नाम बताओ। थॉमस रैमर बताओ। ऑप्शन आपके सामने है। पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक जस्टिस, ठीक है, इररन इवैल्यूएटिंग पैथेटिक, कौन सा है? पोएटिक जस्टिस है, ठीक है, सही आंसर है। थॉमस रैमर ने दिया है। और ये कई बार पूछा भी जाता है जब हम शेक्सपियर के वर्क्स पढ़ते हैं, उसमें पोएटिक जस्टिस है या नहीं है, ठीक है। थॉमस रैमर का है ये क्रिटिक थे ये। द एलेजिक इन प्रेज ऑफ जॉन डन वॉज रिटन बाई थॉमस कैरी, ठीक है। एलेजी जो है इन प्रेज ऑफ जॉन डन, किसने लिखा है इसको? थॉमस कैरी ने, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है द प्ले बाय मॉस्टन दैट फॉरशैडोज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज द मालकोटेंट। मालकोटेंट मतलब ये अगर प्रश्न बना दिया जाए कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है, ठीक है, जिसको फॉरशैडो करता है मालकोटेंट, जिसमें आपको फॉरशैडो का मतलब होता है झलक देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर है जिसके लिए रास्ता प्रशस्त करता है, तो मालकोटेंट हो जाएगा। ये वर्क किसका है? मॉस्टन का है, ठीक है, याद रखना। दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है, चाहे वर्क के आधार पर आ सकता है या फिर राइटर के आधार पर। जैसे अब ये क्वेश्चन सीधा लिखा है, द प्ले बाय मॉस्टन दैट फॉरशैडोज शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। अब अगर ये आ जाए कि विच शेक्सपियरियन वर्क, ठीक है, फॉरशैडोज द मालकोटेंट, तो टेम्पेस्ट आ जाएगा। अब अगर ये आ जाए कि शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट फॉरशैडोज हुज राइटर्स हुज राइटर्स वर्क, तो जॉन मॉस्टन आ जाएगा। इनका वर्क पूछा जा रहा है तो मालकोटेंट हो जाएगा, ठीक, याद रखना। ये याद रखना, ये ज़रूरी है। हाँ वही, रास्ता प्रशस्त करता है। आगे ध्यान देते हैं, देखो जोसेफ एंड्रूज, ये क्या है? हेनरी फील्डिंग का पैरोडी है, किसके ऊपर? रिचर्डसन का जो पैमेला, उसके ऊपर अभी बात की थी हम लोगों ने। आगे फोर व्हील्स कौन कौन से हैं नॉवेल के? तो आप देखें, फील्डिंग है, थॉमस स्मॉलेट है, लॉरेंस स्टर्न है, और सैमुअल रिचर्डसन है, ठीक। ये हम लोगों ने फोर व्हील्स भी अभी देखे थे, क्लियर है ना? चलो, इसको लगा डाला तो लाइव झींगा लाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीडीएफ फाइल। चलो यहाँ ध्यान देखते हैं। अब देखो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोप कैन फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6। मतलब जितना पोप महोदय एक एक कपलेट में बोल देंगे उतना हम 6 में बोल पाएंगे, ऐसा कौन मानता है? तो आंसर हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट। ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट, यानी कि इनका कितना कपलेट? पोप स्विफ्ट का 6 और पोप का 1, ठीक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि भाई पोप कैन फिक्स इन 1 एंड आई कैन फिक्स इन 6, तो आंसर लगाएंगे हम स्विफ्ट। अब ये कॉफ़ी हाउस कल्चर जो है भैया जी, फ्लोरिश डीन जो है, डॉक्टर जॉनसन के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हो गया था, बाकी इमरजेंस होने लगा था न्यू क्लास के जब हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ बताए थे मैंने आपको। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, ये कहावत तो आपने देखी, बहुत फेमस है कि नहीं है? तो इसको किसने बोला बताओ? वेरी गुड, ये भी इम्पोर्टेंट है।
नीचे वाला कभी पूछा नहीं जाता तो उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाला याद रखो। अ सर्टेन क्रिटिक सेज दैट पोप्स एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज ऑल स्टोलन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लेडी M.W. मॉन्टेग्यू हैं ये, इन्होंने कहा कि पोप महोदय का जो वर्क है एसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये पूरा का पूरा चोरी किया हुआ है, इनका खुद का नहीं है। तो ये प्रश्न आ जाए किसने बोला है, तो लेडी W.M. मॉन्टेग्यू है। क्लियर है, याद रखेंगे। मैथ्यू प्रोयर जो है, इनका एक वर्क है द टाउन एंड कंट्री माउस इज, क्या है ये, एक पैरोडी है ड्रेडन का जो वर्क है द हिंड एंड द पैंथर। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक आपको याद रखना है कि द हिंड एंड पैंथर बेसिकली वर्क कैसा है, कैसा सटायर है, ये रिलीजियस सटायर है ये, ठीक है, रिलीजियस सटायर हो गया। अब अगर वर्क आ जाए कि जॉन ड्रेडन का द हिंड एंड द पैंथर है, बेसिकली इसके ऊपर कौन सा पैरोडी लिखा गया है, मतलब कौन सा वर्क पैरोडी है, तो आंसर हो जाएगा द टाउन एंड द कंट्री माउस, ठीक है। यहाँ पर किया जाए कि भाई द हिंड एंड पैंथर के ऊपर जो पैरोडी लिखी उसका राइटर कौन है, तो आंसर हो जाएगा मैथ्यू प्रोयर। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई, वेरी गुड। चलो अब अगला यहाँ देख रहे हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ मॉल फ्लैंडर्स, तो डैनियल डेफो हो गए। द लिव्स ऑफ हाउ मैनी पोएट्स वर रिटन बाई, तो ये तो है। इसमें टोटल कितने जो है राइटर्स थे, कितने राइटर्स थे, 52, वेरी गुड। चलो अब यहाँ आप देखेंगे, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, डॉक्टर जॉनसन लेफ्ट आउट वन इंपॉर्टेंट पोएट इन हिज लिव्स ऑफ द पोएट्स, मतलब उस टाइम के सबको इंक्लूड किया और एक इंपॉर्टेंट पोएट जो था उसको उन्होंने जगह नहीं दी अपने वर्क में, तो कौन सा था वो, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ठीक है, एंटी सेंटिमेंटल को लीड करने वाला कॉमेडी को। अगला वर्क क्या भैया जी, द स्कूल फॉर स्कैंडल्स, ये वर्क किसका है, रिचर्ड शेरिडन का है, इंपॉर्टेंट है, वर्क याद कर लो, ठीक है। द स्कूल फॉर स्कैंडल किसका वर्क है, रिचर्ड शेरिडन। 18वीं सेंचुरी में सबसे ज़्यादा नॉवेल्स लिखे गए थे, प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है कि सबसे ज़्यादा नॉवेल्स किस सेंचुरी में लिखे गए, है ना। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, हु इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ नॉवेल, ग्रैंड फादर बताओ, जेफरी चौसर, ट्रायलस एंड क्रेसिडम है। आगे देखो, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, ये प्रश्न पूछा गया था कितने पार्ट में लिखा गया है, नेट वाले अपना देखें कितने पार्ट में लिखेगा, 7 था, 9 था, 13, लेकिन आपको याद रखना एडवर्ड गिब्बन का वर्क है इसी टाइम का, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है भैया जी, ये किसका वर्क है, इंक्वायरी ऑफ कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, तो ये वर्क पूछ लिया जाता है, पॉलिटिकल जस्टिस जो है ये है विलियम गॉडविन का। इसके एक वर्क इंस्पायर्ड है P.V. शैली का, उसका नाम अगर आपको बताओ, वरना कमेंट बॉक्स में बताना, यहाँ से इंस्पायर्ड है, पॉलिटिकल जस्टिस से एक वर्क इंस्पायर्ड है P.V. शैली का, और ये इनके कौन है, विलियम गॉडविन, हाँ ससुर हैं इनके, ठीक है। इनकी लड़के नाम बताओ, मैरी वॉलेस्टोनक्राफ्ट, और वो उनका एक वर्क है ना राइट टू विमेन करके, उन्होंने वर्क लिखा था, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जो है वहीं शुरुआत मानी जाती है, फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की शुरुआत यहीं से है। बाद में आपके अलग बढ़ते हैं, हेलेन सक्सुअर, एलिस वॉकर, साइमन डी वेबर, स्टेफन ग्रनबाल्ट, ये सब आपके बाद में आते हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो हमने भी बताया था आपका, ये किसका वर्क है, ठीक है, और ये गोथिक नॉवल है, होरेक वॉलपोल इसके फादर हैं। मिस्ट्री ऑफ उडोल्फो भी मैंने अभी आपको बताया था, ये कैसा नॉवल है, गोथिक, और इसके लिखा किसने है, एना रेडक्लिफ ने, ठीक है। पिका रेस्क्यू नॉवल भैया जी क्या होता है, इसमें हीरो क्या करता है, मॉर्निंग वॉक होता है, ठीक है, इधर उधर घूमता रहता है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु कॉल्ड मिल्टन द माइटी माउथ इन्वेंटर, ठीक है, ट्रेडिशन है। अब ये इसमें क्यों डाला गया, सोचो, क्योंकि ये न्यू क्लासिकल एज में ही कवर करता है ना मिल्टन महोदय, समझ में आई बात नहीं है, हाँ इसीलिए इसमें आ गया। अच्छा, बिलेटेड एलिजाबेथन बोला जाता है किसको, अब आप मुझे बताना, वाई जॉन मिल्टन वाज कॉल्ड द बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। अगर ये मान लो आपका GIC मेंस में आ गया तो आप क्या लिखेंगे, तो बताना मुझे, अभी नहीं, आप
पूरा लिख के बताना, ऐसा नहीं एक दो में, पूरा लिख के बताना, टाइम मिले तो भेजना, ठीक है। चलो तो ये लो हम लोग देख लीजिए कि भैया ये क्या है, वायरलेस है, वायरलेस मतलब हाई वायरलेस, लो वायरलेस, पता होगा ही आपको, हाई वायरलेस, लो वायरलेस, ये जब आप पढ़ेंगे हमें चैप्टर में तो वहाँ देखा जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ो, बात कर चुके हैं। ये जेम्स थॉमसन सीजन जो है एक नेचर पोएम है जो कि 4 पार्ट में है, तो मैंने सीजन की बात की थी। जेम्स थॉमसन का वर्क कौन सा है, सीजन्स है, और कितने भाग में बटा हुआ है, 4, और ये प्रिकर्सर माना जाता है प्री रोमांटिक का, ठीक है। अब इसमें है जो पोएम जो है ग्रोंगर हिल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जॉन डायर का है। थॉमस ब्राउन का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, और याद रखना ये क्या कहते हैं, द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द प्यूरिटन एज बाय प्रोफेशन, कौन थे ये? थॉमस ब्राउन का वर्क बताओ, द रिलीजियो मेडिसी, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, द रिलीजियो मेडिसी। अच्छा, एक उसमें वर्क आया था, रॉबर्ट बर्न नाम आया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो रॉबर्ट बर्न का वर्क बताओ एक। बहुत फेमस वर्क है जो बताओ, जिससे आप आगे पढ़ेंगे जब जॉन कीट्स को, तो उससे उनका वर्क इंस्पायर्ड है, याद करके बताना। थॉमस चैटरटन की मृत्यु कितने साल की उम्र में हो जाती है, ये कई बार पूछा भी गया है। अब ये है भैया जी, रिलिक्स ऑफ एंशिएंट मिन्स्ट्रल, ठीक है, याद रखना। बिशप पर्सी became famous as an antiquarian by the publication of the relics of ancient minstrels। ये बैलेट्स हैं बिशप पारसी के, ये नेट में पूछा गया था, उसी का क्वेश्चन है, वैसे हमसे लेना देना नहीं है। बाकी ये लाइन आप जानते हैं, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्ट इंडिया, कहाँ से लिया गया है? हाँ, यहाँ से लिया गया, ठीक है। ग्रे का द बार्ड है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजीज, बात की थी हम लोगों ने, क्या है? पिंडरी कोड है। और थीम क्या रहेगी? द थीम ऑफ ग्रेस बार्ड इज द कर्स इन्फ्लिक्टेड अपॉन किंग एडवर्ड फर्स्ट एंड इज प्रोगनी बाय सम पोएट्स वर किल्ड बाय हिम, ठीक है। ये लाइन आपकी बहुत फेमस है, देखिए, नॉर सेकेंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेरफ विंग्स ऑफ स्कैसी। यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है और ये किसने लाइन लिखी है, ये बताना है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता है तो क्या पता होगा, देखो, मिल्टन वाले हो, टीजीटी वाले, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, बताना है। मैथ्यू नोल्ड हैं, अब मुझे नहीं पता है, आप मुझे बताएंगे। मैथ्यू नोल्ड हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर महोदय हैं, या नन ऑफ द अबव, बाद में बताना, कमेंट बॉक्स में भी लिखना। जितने भी टीजीटी के देख रहे हो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, समझ में आई बात? हाँ, चलो अभी चूँकि हम लोग अपना क्वेश्चनरिंग करना है, उसको कंप्लीट करते हैं। थॉमस ब्राउन का हम लोग बात कर चुके हैं, ये भी हो गया, लास्ट बचा था ये, तो ये लो इस कितना भैया 16, फ्रांस जो है एग्जीक्यूटेड बाय द रेवोल्यूशनरीज इन 1793, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इस तरीके से हमारा जो आज 50 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो ओवर हुआ है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सारे से बताए गए हैं। बाकी मैंने आपको डिटेल में वीडियो दिया है इस पार्टिकुलर रेंज का, अगर कुछ छूट रहा है तो आप उसको एक बार वीडियो देखिए, रिवाइज़ कीजिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगला वीडियो जल्दी आपको मिलेगा विक्टोरियस पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।